गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। और हम लोगों ने एक बात करनी थी कि वैसे तो मैंने बतला दिया था कि भाई एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा ग्राफ, तो इट विल रिप्रेजेंट द एरिया और डेफिनेट इंटीग्रल का कनेक्शन। और डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अगर उस इफ वी कंसीडर द केस कि एफ एक्स इज क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस कट करके नीचे ऊपर सब हो रहा है तो। और फिर हमने लास्ट बात करी थी कि कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसको एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उस पर हम आते हैं, ठीक है ना, कि ये एरिया को कैसे कनेक्ट करता है। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि एरिया से रिलेट करता है कैसे। जैसे फॉर द टाइमिंग हम एफ एक्स पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, एफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि कैसे क्या हो रहा है। अगर एफ एक्स पॉजिटिव के लिए समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो हम लोगों ने बोला कि कोई कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज द लाइन एक्स इक्वल टू ए, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट ये चीज़ हो गई, तो इसकी इक्वेशन को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हो गया। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट अगर कोई पूछता है तो यही होता है। और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स इक्वल टू बी। तो समटाइम्स इन लैंग्वेज इट इज ऑल्सो रिटन द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये है कुल मिला के। एरिया के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है एक्स कॉमा वाई। वी हैव टेकन अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और जैसे हम पहले भी करते हैं कि एक्स को चेंज कर दिया बाई डेल्टा एक्स, तो देयर विल बी सर्टेन चेंज इन वाई, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया बाई डेल्टा वाई। तो एक्स को चेंज कर दिया डेल्टा एक्स से एंड देयर विल बी सम चेंज इन वाई, तो उसको हम लोगों ने डेल्टा वाई से डिनोट कर दिया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। आपको तीन तरह के एरिया दिखेंगे। एक तो एरिया अंडर कर्व दिखेगा जो ब्लू वाले से दिख रहा है टिल एक्स एक्सिस, एक ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए ध्यान से, और एक ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है। जैसे अगर हम इसके नामांकन कर दें तो जैसे मान लो इसको बोल दिया ए बी सी डी, ये पॉइंट कर्व का है, ठीक है ना। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो दो तो रेक्टेंगल हो गए ए बी सी डी और ए बी ई एफ, सही है क्या, देख लेना खुद से। और एक हो गया एरिया अंडर द कर्व, मतलब ए बी ई डी, ये जो कर्व वाला पार्ट है, समझ में आ गया। तो हम इन तीनों एरिया का लिख सकते हैं क्या, समझ में आ गया ऑर्डर नहीं। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखें तो दिस थिंग इज डेल्टा एक्स एंड दिस पार्ट इज वाई, नहीं तो अलग कि वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन। अब लोग ये लेस देन क्या क्या डिनोट करेगा, ये वाली जो चीज़ है इसको क्या डिनोट करोगे सर आप, जो कर्व के अंदर। तो मैंने क्या बोला साहब, हम लोगों ने क्या बोला, जो कर्व के नीचे का पूरा एरिया यहाँ तक, ठीक है, इसको हम सम चेंज इन एरिया मान रहे हैं। अब लोग ये क्या चेंज इन एरिया मान रहे हो, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल ये है कि हम लोगों ने बोला क्या कि इस एरिया का भी हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि इस एरिया का फॉर्मूला क्या है। हमने इस एरिया को मान लिया ए। देख लो, वैसे तो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देख पाते हैं बेचारे, उनका क्या कर सकते हैं बताइए। तो बहुत आराम आराम से भी समझाता हूँ हालांकि। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एरिया को अपन ने क्या बोल दिया ए, समझ में आएगा। इस पूरे एरिया को, ये दिख रहा है ना, आप ऐसा सोचो ना कि आपके पास एक ये वाली लाइन है जो फिक्स है, ये कर्व है, और ये वेरिएबल लाइन है, मतलब यहाँ से जो है बोलो उसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। ये जो ब्लैक वाला है ये वेरिएबल है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक एरिया आ रहा है, और जैसे ही आपने इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई को चेंज कर दिया, ये पॉइंट जो एक्स कॉमा वाई था इसको अपन ने चेंज कर दिया, एक्स को डेल्टा एक्स, वाई को डेल्टा वाई से, तो ये वाली जो लाइन है ये शिफ्ट होकर इधर आ गई है। इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, ये लाइन शिफ्ट होकर इधर आ गई, देखिए। तो यानी कि जो ओरिजिनली एरिया बाउंड कर रहा था कर्व, दिस फिक्स ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस वेरिएबल वन, ब्लैक वाला, वेरिएबल वन ब्लैक वाला, उसको ब्लैक वाले को हमने इधर करके ब्लैक से ऑरेंज पे ले गए, तो देयर विल बी सम चेंज इन एरिया आल्सो। ओरिजिनल एरिया ये जो था इसको मैंने ए बोला, इस एरिया को क्या बोला ए, ठीक है ना। और इस चेंज इन एरिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया दोस्त, डेल्टा ए से। फिर से नहीं समझ में आया तो 10 बार यही देखिएगा, नहीं तो मान लीजिएगा, हालांकि कोई ये प्रूफ बतलाता नहीं है, सब लोग बस याद करवा देते हैं कि ये इसका एरिया वेरिया होता है, ठीक है। और बच्चे खुश भी रहते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन खुश जरूर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी चिंता मत कीजिएगा कि इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वो पर्पस है बस, ठीक है। और थोड़ा सा मैथ्स के बारे में थोड़ा एक करें ना, जानकारी मिले, ठीक है ना, वो भी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा मेरा मानना है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं थोड़ा सा मतलब कि सर हम अच्छे से नहीं पक पा रहे हैं, वो हमेशा उनका रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या कहा मैंने इनिशियली, जो ये लाइन ब्लैक वाली थी और ये जो हम लोगों ने लाइन ली हुई है ये वाली, ठीक है ना, इसको अपन नहीं तो रेड से डिनोट कर देते हैं। अब चलिए फिर से एक बार आपके लिए, उन बच्चों के लिए, कि भाई यहाँ पे ये फिक्स लाइन है, ये ब्लैक वाला जो है वेरिएबल लाइन है, और ये जो एरिया आ रहा है शेडेड एरिया, ठीक है, इसको हमने ए बोला अंडर द कर्व। अभी हम इसका फॉर्मूला नहीं पता है कि वो हाउ ए विल रिप्रेजेंट। आपको बोले सर हमें तो पता है, तो आपको पता है तो आप घर जाइए, घर में ही है, अच्छा।
तो हम लोग लेंगे कि ये जो एरिया है ये ए है, समझ में आएगा। और जैसे ही हमने एक्स को डेल्टा एक्स से चेंज किया, देयर विल बी इफेक्ट इन वाई, वाई डेल्टा वाई से चेंज हो गया, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली हमने उसको मान लिया। तो हम लोग लेंगे कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है दिस मूव्स टू दिस ऑरेंज वाली लाइन एंड देयर विल बी सर्टेन चेंज इन एरिया। उस चेंज इन एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई डेल्टा। अब मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, नहीं वैसे बोल तब से यही रहा हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन ये बड़े वाला रेक्टेंगल। अब बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लोगे, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल भी दिक्कत आती है। अच्छा जैसे पढ़ने दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो लेकिन इसका ये वाला बेस तो डेल्टा एक्स ही हो जाएगा। अब ये हाइट तो भैया वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया ना, ये हाइट क्या हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। तो आपको समझ में आ गया कि दिस विल बी एन ऑर्डर, ठीक है ना। अब कोई बोल सकता है कि सर ये ऑर्डर तो गलत है, मान लीजिए कर्व डिक्रीजिंग होगा तो ऑर्डर पलट जाएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन लिया है तो ये ऐसा दिखेगा। आप डिक्रीजिंग करके सेम काम कीजिएगा तो ये लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये आपस में प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे। इसका कुछ नहीं होने वाला, ये बीच में ही रहेगा। अच्छा अब हम क्या कहते हैं कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप। समझिएगा, ठीक है ना, बीच में मत कूदिएगा, बीच में कूद गए कंक्लूजन पे तो फिर तो भगवान मालिक है। अच्छा डी ए बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बाई डेफिनेशन, डी वाई बाई डी एक्स होता है बाई डेफिनेशन क्या, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स। देख लीजिए एक बार, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता है दिक्कत होनी चाहिए, मतलब कि हो जाए तो अलग बात है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी ए बाई डी एक्स इज दिस। अब ये लिमिट कैसे निकाले साहब, अरे ये तो बहुत ईजी है, सैंडविच ये देखिए ये वाली चीज जो है इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच है। अब डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो पे लेफ्ट वाला तो वाई जाएगा, वाई तो फिक्स है, और राइट वाला कहाँ जाएगा, ये भी तो वाई जाएगा, कि ये भी तो सिखाया था कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई आल्सो अप्रोचेस जीरो, याद आ रहा है क्या। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज वाई, व्हाट इज वाई, वाई इज एफ एक्स। तो यानी यहाँ से एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल फाइंड आउट कर लिया कि जो एरिया फंक्शन था इन केस एफ एक्स पॉजिटिव है तो ये एरिया फंक्शन ए से जिसको डिनोट किया था, दिख रहा है क्या, उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज फंक्शन इटसेल्फ, दैट इज फंक्शन इटसेल्फ, दिखा गया। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल ऑफ ए अगर लिखते हैं दैट इज एफ एक्स डी एक्स, एंड दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया का एक फॉर्मूला दिखने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद, रुक जाइए, का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये तो ए हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, इसका हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एंटी डेरिवेटिव मान लिया एफ एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो देयर इज इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व इन दिस। अब बोलोगे इनिशियल कंडीशन क्या हुआ सर, जैसे ये जो ब्लैक वाला जो था वो स्लाइड कर रहा था इधर उधर, समझ रहे, ऐसे घूम रहा था तो कैपिटल ए चेंज हो रहा था, नहीं, और उसको चेंज करने वाला कौन सा एलिमेंट था, बेसिक एलिमेंट तो एक्स था, कि एक्स चेंज हो रहा था तो वाई भी चेंज हो रहा था, ए भी चेंज हो रहा था। जैसे ही हम इस ब्लैक वाले को घुमाते 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 ए पे ही ले जाएंगे तो एरिया विल बी एक्चुअली जीरो, क्योंकि ये फिक्स है ये वाला, और इसको हम लोगों ने घुमाते 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 बिल्कुल इस पे लेकर गए। तो अगर हम बिल्कुल इसको इस पे लेकर गए तो कैपिटल ए जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल ए कब जीरो हो रहा है, जब स्मॉल एक्स से, जब इस एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, ये वेरिएबल था, ठीक है ना, स्मॉल एक्स इक्वल टू ए पे बात करें तो कैपिटल ए जीरो हो गया, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम लोग लेंगे अगर इसमें हम लोग एक्स इक्वल टू ए रखते हैं तो कैपिटल ए विल बी जीरो, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं बोली है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो दिक्कत करेंगे। तो कैपिटल ए जीरो है तो ये एफ ऑफ ए प्लस सी, अरे वाह सी निकल गया भाई साहब, तो सी अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ ए आ गया दोस्त, यहां से देखिएगा तो इसको हम यहां रख देते हैं, कैपिटल ए इज व्हाट, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। सोचिए सोचिए सोचिए, यही तो कल तरीका बताया था मैंने डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का। यानी कि अगर ये चीज आ गई मेरे पास तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये एंटी डेरिवेटिव इसका, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि दिस इज इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। यही तो कल बात कर रहे थे कि अगर ऐसा है और इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है तो एक बार एक्स रखेंगे एक बार ए रखेंगे, जब काटोगे तो ये चीज इसी में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कैपिटल ए का फॉर्मूला आ गया, यानी जो हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूफ हो चुका है। अब बोलोगे सर कैसे हुआ प्रूफ, तो देखो ना भाई साहब, ये जो कैपिटल ए एरिया जिसके बारे में इतनी देर से चर्चाएं चल रही थी वो किसके बराबर आया, ए टू एक्स, समझ में आ रहा है, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप कोई पूछ दे मेरे से कि यहाँ से ये वाली एरिया किसके बराबर हो जाएगी तो हम ले ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बट यहाँ ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव है, जैसे ही एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये आप समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूअस सम है एक तरीके से, कि एक हाइट है उस पर हमने छोटा सा dx लिया और जो रेक्टेंगल टाइप की चीज बन रही है, समझ में आएगा, या जो भी एलिमेंट्री ये चीज बन रही है, समझ में आएगा, ये कर्व के नीचे, ठीक है ना, ये एक्चुअली बार बार क्या हो रहा है, इंटीग्रेट, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, बार बार इंटीग्रेट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि ये जो पूरा डेल्टा ए वाला पोर्शन था, ये दिख रहा है क्या, ये डेल्टा ए वाला जो पोर्शन था, समझ में आएगा। तो एट सर्टेन वाई एक्स कॉमा वाई डेल्टा एक्स का वेरिएशन मिला और उसका जो एरिया मिला वही कंटिन्यूअसली ए से बी में इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब आप एक चीज सोचिए कि अगर एफ एक्स नेगेटिव हो जाए
तो वो जो एडिशन होगा उसमें वो चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि अगर y नेगेटिव हो गया और डेल्टा x का अभी भी वेरिएशन पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे कि वो जो सम होगा वो नेगेटिव। तो ये लास्ट क्लास में बतला रहा था कि दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, और वो मैं कैसे बतला रहा हूँ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है बतलाओ, क्योंकि fx नेगेटिव हो गया, वेरिएशन उल्टा कर दोगे और fx नेगेटिव कर दोगे, मतलब a से b की जगह b से a घुमा दो और fx नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये सब चीजें आप पहले से जानते होंगे हालांकि, लेकिन उसको यहां से देख सकते हैं। और एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि अगर fx बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर स्मॉल एफ एक्स बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है तो डेफिनेटली आपको दो पार्ट में अलग अलग एरिया सम निकालना पड़ेगा। इसलिए उस केस में क्या किया जाता है, इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्टिंग लगा होगा, एटलीस्ट 99%। एक आध परसेंट अगर कुछ रहता है उनका, जो कि हमेशा रहता ही है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट्स जरूर बना ले, सही है क्या। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट वी आर वॉचिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जाइए, अब पहला है, इफ स्मॉल एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन in a to b and integral a to b f x dx equal to 0। सोचो, तुम खुद से भी सोचो, इंटीग्रल a to b f x dx is 0, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, देन द इक्वेशन f x equal to 0 will have at least one root in open a to b। जैसे कोई बोलता है कि इंटीग्रल a to b f x dx is 0, तो भाई अगर मान लो f x थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना, अगर f x थ्रू आउट पॉजिटिव है तो यहां से भी एक आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोटिस कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रल f x पॉजिटिव है तो a to b f x dx हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है क्या, एक्सप्लेन क्या करूं यार, अभी तो किया। मान लो अगर f x थ्रू आउट नेगेटिव है तो a to b f x dx हमेशा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आएगा, जीरो हो रहा है तो जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ऊपर ही रह सकता है, पूरा का पूरा नीचे नहीं रह सकता, यानी कहीं ना कहीं जाके बीच में उसको कट करना पड़ेगा। कोई बोले बीचों बीच ही कट करना पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन की वो कहां काटता है। समझ में आ गया, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये इंटीग्रल a to b f x dx जीरो हो रहा है तो f x को कहीं ना कहीं बीच में एक बार जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। और हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने भी इस चीज को फाइंड आउट कर लिया। एफ एक्स जीरो हो थ्रू आउट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, थ्रू आउट एफ एक्स जीरो होना जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं जीरो होना जरूरी है, कि हो सकता है कुछ पार्ट पॉजिटिव हो कुछ पार्ट नेगेटिव हो और वो अपने आप में एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। चौथे एक, ये कुल मिलाकर रोलेस थ्योरम से बहुत मिलता है। चौथे एक इस पे सवाल लिख लो, प्रूव दैट the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has a root, अभी शायद कुछ दिन पहले भी किया होगा, in open 0 to 1 if 2a plus 3b plus 6 times c equal to 0। अब बोलोगे सर कैसे, ठीक है ना। अब मुझे जहाँ तक याद है शायद यही कंडीशन है, बाकी देख लेते हैं। तो एक तो हम लोगों को याद है कि रोलेस थ्योरम से हम इसको इंटीग्रेट करते थे, कैपिटल एफ एक्स बनाते थे, 0 और 1 पे वैल्यू सेम प्रूव करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, और वहां से प्रूव होता है। बाकी हमने अभी जो सीखा है ना उससे जल्दी हो जाएगा, कि हम लोग बस इंटीग्रेट करके देख लें, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सोचिएगा क्यों। तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स क्यू बाई 3, ये वही चीज हो रही है, f1 f0 सेम है, कैपिटल f1 f0। कॉन्स्टेंट यूज करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इवेंचुअली दे विल कैंसल आउट, तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है। तो a/3 प्लस b/2 प्लस c और -0 आएगा, और इसका एलसीएम लेंगे मेरे ख्याल 6, तो 2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम्स c एंड दैट इज व्हाट 0। तो ये 0 मतलब 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स 0, तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं एक्स एक्सेस को क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा, सही है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था,
It goes like this: if small fx is discontinuous at x equal to c, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी है आज़ादी डिसकंटिन्यूस होने की, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इज डिसकंटिन्यूस एट x equal to c and c is belonging to a to b, then integral a to b fx dx must be treated like this: a to c minus. अब बोलोगे c माइनस क्यों सर आप बोल रहे हो? बेटे देखो c पे हो सकता हो नॉट डिफाइंड हो, तो आपको तो एरिया से मतलब है ना। एक पॉइंट से अगर कोई पूछ दे भाई कि बताओ इस पॉइंट का एरिया क्या है, तो कोई मतलब नहीं है ना, एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड द एक्स एक्सिस, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए सी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो सी की वैल्यू तो एक्चुअली आप रख ही नहीं सकते ना। सी पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मान लीजिए, समझ में आ गया। तो आप ए टू क्या जाएगा, सी माइनस जाएगा ना, मान लीजिए इस तरह का शेप है, ऐसा कुछ है। तो आपको अगर ए से बी में नहीं इंटीग्रेट करना है, तो एक्चुअली वो क्या हो रहा होगा, ए टू सी माइनस सी अगर ये पॉइंट है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ए से जस्ट सी से पहले, ताकि ये वाली चीज आपको आ जाए, और फिर सी प्लस या सी से, अगर मान लो सी पे डिफाइंड है, मुझे नहीं पता कहाँ डिफाइंड है कहाँ नहीं डिफाइंड है, तो मैं तो इसको सेफर साइड में क्या बोलूंगा, सी प्लस टू बी। सी का लफड़ा ही छोड़ देते हैं। अगर मान लो सी पे डिफाइंड भी है कहीं ऊपर नीचे, समझ में आएगा, तो क्या लेना देना मेरे को, ठीक है ना। मैं तो सी बोलूंगा, सी प्लस बोलूंगा, एक ही चीज अपने को फील आएगी, समझ में आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, ए टू सी माइनस एंड सी प्लस टू बी। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ और क्लियरली, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में भी अगर मान लो ए और बी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो भी हम लिमिट पे ही खेलेंगे। मान लो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में ए पे डिफाइन नहीं है और इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जो भी आ रहा है, तो आप ए से चालू नहीं कर पाओगे, तो आप कहां से चालू कर पाओगे बोलो, ए प्लस से, और उसी तरीके से बी माइनस से। तो ऐसा लिखना भी अपने आप में ये यही बतलाता है ए प्लस टू बी माइनस जा रहा है। इनकेस अगर आप ए से बी रन नहीं कर पाएंगे, तो आप कहां से लेंगे, ए प्लस से बी माइनस। जैसे अगर मैं ए टू सी लिख के भी छोड़ देता, तो भी कोई गलत नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अंडरस्टूड यही होता है आदमी को कि ए टू सी की जगह क्या अंडरस्टूड होगा, ए टू सी माइनस। और अगर कोई बोले सी टू बी लिख के छोड़ देता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फिर से अंडरस्टूड होता सी प्लस टू बी माइनस। मेरे ख्याल से मैंने तो बतला दिया है, बाकी आप सोचिएगा क्या बोला मैंने, एक्सप्लेन नहीं किया पूरा। चलिए अगला एक इस पे सवाल देख लेते हैं। इंटीग्रल -1 से 1, इंटीग्रल -1 से 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1/x करके देखिए, पॉज कर लीजिएगा। अब जैसे इस तरह के सवाल में बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके निकाल के फंक्शन उसके याद करते हैं, तो कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जब सीधा दिख रहा हो तो फिर हम उल्टा क्यों जाएं। ये जैसे अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता हूँ इसको, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एक्चुअली क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉट इनवर्स 1/x। यहाँ गलती तब हो जाएगी जब आप इसको -1 से 1 रन करा दीजिएगा, क्योंकि ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। कहां से कहां तक, -1 से 0 माइनस, और फिर 0 प्लस से 1। ये समझ में आई बात कि 0 पे क्यों तोड़ा, कि कॉट इनवर्स 1/x कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 0, तो 0 माइनस तक ले जाएंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो पाई, कॉट इनवर्स -1 3π/4, कॉट इनवर्स 1 π/4, कॉट इनवर्स 0 प्लस पे इन्फिनिटी जा रहा होगा तो 0। तो मुझे लग रहा है कि ये कितना देगा, π/2। तो बहुत बच्चे इसको डिफरेंशिएट करके डरे हुए रहते हैं, तो पता नहीं चलता उनको क्या लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी इसको एफ एक्स मानिए, जो नीला वाला मैंने हाईलाइट किया है, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश का इंटीग्रल एफ एक्स, बस तोड़ के लिख देना है, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर लिया आपने, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट पहले मैं सवाल देता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखूंगा। इंटीग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ ln x। सोचिए, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे ही कर देते हैं और बोलते भी कि सर आपने पढ़ाया था डिफरेंशियल ऑफ ln x इक्वल टू 1/x dx, x dx is x²/2 and this goes to be 0। तो पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज रॉन्ग। अब बोलोगे इससे डिफरेंशियल ln x तो आपने बताया था, हाँ भाई ये सही है, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो इंटीग्रल x² डिफरेंशियल ऑफ ln x करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिमिट आ गया, तो पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर हम इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, नहीं dx dx लेके जोड़ते रहते हैं ना, इंटू f नहीं, तो वो जो x है वो कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, a से b। तो यहाँ ये जो -1 से 1 है, ये x का वेरिएशन नहीं दे रहा, ये विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ ln x है, तो ये ln x का वेरिएशन दे रहा है। ये किसका वेरिएशन दे रहा है, ln x। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त अब ये ln x के वेरिएशन से x के वेरिएशन में शिफ्ट हो गया है, ये ln x के वेरिएशन से x के वेरिएशन में शिफ्ट हो गया है।
तो ln x -1 से 1 जा रहा था, तो लेट मी चेक कि ln x अगर -1 है तो x क्या है, x है e की पावर -1, और ln x जब 1 है तो x क्या है, e की पावर 1। तो अब ये जाके होगा x²/2, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी e² - e की पावर -2/2। बात आती है समझे? तो यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रल a to b, यहाँ देखना नंबर्स के साथ आते ही चीज़ों में चेंज आ रहा है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है और आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं f(x) × g' x लिखिए ना, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन लिमिट्स चेंज कर दीजिए। इसमें gx a से b चल रहा है, तो gx अगर a है तो x क्या हो गया, g इनवर्स a, और gx अगर b है तो x क्या हो गया, g इनवर्स b। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक्चुअल इस तरीके से वर्क करेगा, और अगर आप लिमिट चेंज करना भूल जाते हो इन केस, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब गड़बड़, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट तो ये था भाई साहब। फोर्थ पॉइंट में कुछ इंटीग्रल्स हैं जिसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। जैसे इंटीग्रल ए टू बी नहीं, 0 से π/2 sin x dx, इसका फायदा भी होता है, कैलकुलेशन कम लगता है, बहुत बार ये अपीयर होगा। या 0 से π/2 cos x dx, सबको इंटीग्रेट करके दिखा सकता हूँ, बट अभी वो मकसद नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखिए 1 निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, ठीक है। इसी तरीके से 0 से π/2 sin² x dx, या फिर 0 से π/2 cos² x dx। π/4 0 से π/2 sin³ x dx, और 0 से π/2 cos³ x dx। दिस इज 2/3। ये सब प्रूव किया जा सकता है, सब इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद से भी करके देख सकते हैं, उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। अगर आप सही में चाहते हैं तो खुद से करके देख लीजिए, सब आ जाएगा। दिस इज 3π/16, ठीक है। दिस इज 3π/16। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ में फिर से एक प्रॉब्लम दूंगा, फिर उसका उस पॉइंट को अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, पॉइंट बाद में लिख दूंगा। इंटीग्रल 0 से 1 e की बार रूट अंडर e की बार x dx, टू टाइम्स e से e की बार रूट e ln x dx, ठीक है। करके देखिए, ले लीजिएगा अपने हिसाब से। आप देखोगे इसका आंसर जो है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट्स, एंड दैट विल बी e की बार रूट, दिस विल बी द आंसर। हो गया सब? कैसे? हाँ, उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इफ y इक्वल टू fx is a bijective function and x equal to gy is inverse of it, क्या बोला? y इक्वल टू एफ एक्स क्या है भैया, बाइजेक्टिव फंक्शन, और x इक्वल टू जी वाई इसका क्या है, इनवर्स। मैं इस तरह के सिंबल्स में बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पहले से फंक्शन की क्लासेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा लिखने का मतलब है x एंड y में कोई फर्क नहीं आया, इसका x इसका y सेम है। नहीं, 3 स्टेप होते हैं इनवर्स निकालने के लिए, पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा x को इन टर्म्स ऑफ y, और तीसरा x y को इंटरचेंज करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बस सिंपल एक चीज की गई है कि y इक्वल टू एफ एक्स था, उसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया। वो जो लास्ट स्टेप है वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद समझ में आ रहा है कि इसका x उसका y, उसका y इसका x होता है, समझ में आएगा। बट यहाँ पे लास्ट स्टेप हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और x इक्वल टू जी वाई इसका इनवर्स है, ठीक है ना। और f ऑफ a हम लोग बोल रहे हैं कि c है और f ऑफ b d है। तो अगर कुछ ऐसा माहौल है तो आप देखोगे कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू d जी वाई डी वाई, this is going to be bd minus ac, this is going to be bd minus ac,
अब बोलोगे कैसे आएगा, तो सिंपल है, आप क्या करो, सेम वेरिएबल्स चल रहे हैं, ठीक है ना, y को यहाँ एफ एक्स रख दो, तो ये बन जाएगा g ऑफ एफ एक्स इंटू डी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान रखना एफ एक्स सी से डी जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर f और g एक दूसरे का इनवर्स है तो ये तो x हो गया दोस्त, और डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स को लिख सकता हूँ मैं एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये चेंज हो गया एलिमेंट, एफ एक्स अगर c था तो व्हाट इज x, देखना एफ एक्स अगर c था तो x की किस वैल्यू के लिए था, a के लिए, एफ एक्स अगर d था तो एफ एक्स डी किस वैल्यू ऑफ x के लिए था, b के लिए था, देखना। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये दिख रहा है लिमिट तो सेम आ गया, लिमिट तो वही a टू b आ गया, और अंदर क्या बना आपका चहेता एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, इसको तो सुना होगा एक्स एफ एक्स, एंड फ्रॉम a टू b, सो व्हाट इज दिस, दिस इज b एफ बी माइनस a एफ ए, व्हाट इज एफ बी देखो d है बी डी और माइनस एस आ गया, बी डी माइनस एस। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये एक दूसरे के इनवर्स है भाई साहब। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं और आप देखो जीरो पे इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या आएगी, e की पावर 1, तो e हो जाएगा, और 1 पे रखोगे तो e की पावर रूट, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज गोइंग टू बी e की पावर रूट। इसको हम ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। बोलोगे सर ग्राफिकली कैसे एनालाइज करोगे, ध्यान सुनना, y इक्वल टू एक्स क्यू में मान लो, और कोई बोलता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, x इक्वल टू जी वाई, इसका इनवर्स यही चीज़ है, मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स था और ये x इक्वल टू जी वाई है, तो इसलिए कुछ भी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बोला चेंज कैसे हो नहीं हुआ, ये देख लो ये चीज़ है, तो x और y तो सेम ही है ना। अब देखना, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, हाउ विल यू फाइंड द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जी वाई, सोचो जल्दी, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, हाउ विल यू फाइंड द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जी वाई। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन लेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कूल कूल कूल। आप देखो y इक्वल टू एक्स क्यू का मान लो कोई ग्राफ है, तो x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 का ग्राफ थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो f इनवर्स x बनाते तब हम उसको इंटरचेंज करते थे ना, क्योंकि x y रिफ्लेक्ट हो रहा था, ये तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, ये क्या डिफरेंस है, बस x एक चीज़ y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखी गई है, उसको बस x इन टर्म्स ऑफ y लिखा है, तो y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई के ग्राफ में कोई असर नहीं है, हम x एक्सेस के हिसाब से बोलेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स ये है, और दूसरी तरफ से बोलेंगे तो x इक्वल टू जी वाई यही है, सेम ही तो है ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किसी को लगता है और x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 का ग्राफ डिफरेंट आने वाला, दोनों तो सेम ही आने वाला है। अच्छा अब सुनिएगा, अब हम बोले a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो अभी मैंने प्रूव करके दिखाया a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी दिस एरिया, समझ में आ रहा है क्या, और c टू d, तो f ऑफ a c था, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये x इक्वल टू जी वाई का भी ग्राफ है, नहीं तो हम बोले a पे वैल्यू c आ रही थी और b पे वैल्यू d आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था a पे वैल्यू c आ रही थी और b पे वैल्यू क्या आ रही थी d। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको बोलूंगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स ये हो गया, लेकिन अब मुझसे कोई पूछता है c टू d जी वाई डी वाई, तो dx था तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा था, और ये x इक्वल टू जी वाई है, तो अब ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा ना c टू d एंड जी वाई डी वाई, तो वो तो ये एरिया देगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू d जी वाई डी वाई, तो ये सम क्या हो गया, हम लोग बोले ये सम हो जाएगा ये बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, समझ रहा है, माइनस ए स्मॉलर रेक्टेंगल, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि बी डी माइनस ए सी ही आएगा। आती है बात समझ में, तो मेरे ख्याल से ये आज यहाँ पे हम लोग रहने दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी इस पे एग्जांपल्स अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो वो ग्रीन बोर्ड वाले जो रिकॉर्डिंग्स के वीडियोस हैं वो भी आएंगे, ठीक है ना, तो देख लेंगे बीच बीच में, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है अपना रेज करके देखिएगा, अगर कहीं कहीं प्लस माइनस देख रहे हैं दिक्कत आई तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा रेज कर लीजिएगा, बस यही कहूँगा, ठीक है ना। और होमवर्क में अभी इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ है इंडेफिनिट वाली खूब समय मिल रहा है, ठीक है ना, आज भी मैं डेफिनेट का कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।